Chalo, good morning and as usual, welcome back to a nice, cool wintry morning. And I'm sure once the sun rises up a little bit, I just saw through the window कि क्या status है. तो मैंने देखा कि sun अभी थोड़ा सा rest mode में है, sleep mode में है, and it is still to rise up and become that strong blazing sun. In fact, strong blazing sun तो मेरे ख्याल से पिछले एक हफ्ते से हमें दिखा नहीं है. But yes, जितना दिखता है उतने से हमें काम चलाना पड़ता है या नहीं? चलो, good morning messages from Parth, Harshit, Som, and some are still in the pipeline. चलो, yesterday we were discussing about surface tension and its consequences. I mean, and we have more or less completed it. थोड़ा सा एक आध और क्वेश्चन कर लेते हैं and then we will move on to liquids in motion. ठीक है ना? So the question that is there in my mind right now is this, and that is, और ये ना प्रैक्टिकली हम करके भी देख सकते हैं. ये काम करना कभी एक बार ट्राई करना, जैसे वो बबल्स हम लोग ब्लो नहीं करते हैं. आई एम श्योर बचपन में किए होंगे. इट्स वेरी इजी टू एक्चुअली ब्लो बबल्स, एंड वन ऑफ द वेज इज टू डू लाइक दिस एंड देन हैव अ फिल्म ऑफ, मैंने बोला था ना वो सोप सॉल्यूशन में डिप कर लो और उसके बाद so if you blow it, you will see a bubble forming, and sometimes even a big bubble and also one or two small bubbles also forming. These bubbles will generally float around a little bit and can end in two ways. Number one is that it might burst, and the other is that it might go on and then fall on the ground, and then finally, eventually everything will burst, obviously. Okay? None of the bubbles can have some kind of a infinite life. Okay? Na? Ansh Agarwal has asked a question that is, on Monday there is Allen test. Is it online or offline? Monday क्या डे हो रहा है? 17, 18, 19, 20. चलो, एज ऑफ नाउ तो नोटिफिकेशन जो हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से आए हैं वो तो 21 तारीख तक का है. अभी ये स्ट्रेच होगा या नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि कई स्टेट गवर्नमेंट्स ने 31 तक कर दिया है. तो आई डोंट नो वेदर हरियाणा गवर्नमेंट विल आल्सो डू इट और नॉट. तो अगर मान लो स्कूल खुल जाता है तो आई थिंक इट विल बी हेल्ड ऑफलाइन ओनली. ठीक है, बिकॉज़ द trial, I mean what the school is basically trying is that the exam should be held offline. That's what is being tried. बाकी देखो क्या होता है. ठीक है. Okay, one more question is also there, and that is from Arihant, and that is, वो जो आपने कैपिलरी इफेक्ट बताया था उसमें टेंशन हम लोग अपवर्ड्स क्यों दिखाते हैं, आउट ऑफ मेनिस्कस क्यों दिखाते हैं? ओम हैज आस्क्ड कि ऑनलाइन हुआ तो क्या पीडीएफ मिलेगा? नहीं, ऑनलाइन अगर होगा तो इन दैट केस पीडीएफ नहीं मिलेगा. मतलब वो बाद में मिल जाएगा, वो एक अलग बात है. बट अगर ऑनलाइन होगा तो इन दैट केस ऑन द स्पॉट एक क्वेश्चन आएंगे एंड ऑल, तो क्लिक करके तुमको जो है आगे बढ़ जाना. सो दैट्स हाउ इट इज हेल्ड ऑनलाइन. ठीक है ना? Arihant has repeated the question, and that is, shouldn't it go downward down the surface? Arihant, you are right. Actually थोड़ा समझो, जब मैंने एकदम सरफेस टेंशन स्टार्ट किया था तो मैंने इस फिगर से स्टार्ट किया था. याद करके देखो, मैंने बोला था ये वायर फ्रेम है, फिर ये एक वो पानी पीने वाला स्ट्रॉ ले लो एंड ऑल दोस थिंग्स. फिर मैंने बोला था यहाँ पे वो बना लेना फिल्म, सो दैट विल प्रोवाइड द नेसेसरी सरफेस टेंशन इफेक्ट. और सरफेस टेंशन करेगा क्या? ना सरफेस टेंशन ये करेगा, यानी चारों तरफ से पुल करेंगे अंदर की तरफ. बट माइंड यू, दिस इज व्हाट सरफेस टेंशन इज डूइंग टू इट्स सराउंडिंग्स. बट व्हाट इज द सराउंडिंग्स डूइंग टू द सरफेस टेंशन? द सराउंडिंग, that is a wire, is also pulling the molecules like this. So it is in equilibrium, and that's why the frame is stable, or rather the film is stable. So therefore एक नहीं दो forces है. Therefore, now look at the capillary effect. Capillary में क्या हो रहा है? ये देखो, ये कैपिलरी हो गया. तो अगर तुम लिक्विड के मॉलिक्यूल्स पे अगर देखोगे, ठीक है ना, so what is surface tension trying to do? It is trying to pull from all sides. So therefore surface tension will be doing like this one. ठीक है ना? लेकिन मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं लिक्विड पे फोर्स क्या लग रहा है.
So that will be the opposite direction. So therefore the liquid is experiencing a force in this direction. ये मेरा कहने का मतलब था. ये देखो ऐसे in the opposite direction. So if you look at how the liquid is pulling, तब तो नीचे की तरफ होना चाहिए. But how is the liquid being pulled? तो वो हमने लिखा है. क्यों? क्योंकि liquid pulled up हो रहा है, तभी तो liquid जा रहा है ऊपर. That is the basic way to understand it. So therefore what you are saying is not, but what you are interpreting is the reverse one. And that is, don't think that the force should be downwards and therefore the liquid should come down. It is just that because the meniscus is like this, so the liquid is trying to pull from all sides, and in turn, the liquid is being pulled from all sides like this. So liquid is pulling like this and is being pulled like this. So it is being pulled like this, which is effectively, taking up the liquid. That's the analysis. और अगर कैपिलरी फॉल देखते हो तो उसका उल्टा. ये देखो. So the liquid is actually pulling in this direction, but the liquid is being pulled here. ठीक है ना? Liquid is actually pulling in this direction. We try to reduce the surface area, but liquid is being pulled like this. ये हो गया. और तभी तो नीचे आ जाता है. Downward direction flow of the liquid. ठीक है ना? So that more or less I hope settles the issue. Aryant has asked कि क्या ट्यूब अप्लाई करता है फोर्स ऑन द मेनिस्कस? ना देखो, कोई भी फोर्स जो होता है ना, वो एक्शन रिएक्शन पेयर है. तो देयरफॉर जो बाउंड्री वाला मॉलिक्यूल है उसको बाकी लिक्विड अंदर की तरफ पुल कर रहा है. मैं बाउंड्री वाला मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ. और उसी मॉलिक्यूल को जो बाहर का मेटल है या वायर का फ्रेम है वो बाहर की तरफ पुल कर रहा है. सिमिलरली यहाँ पे भी यही है. जो एकदम कॉर्नर वाला मॉलिक्यूल है उसको लिक्विड मॉलिक्यूल, मतलब बाकी लिक्विड मॉलिक्यूल्स ऐसे पुल कर रहे हैं, बट जो ट्यूब मॉलिक्यूल्स है वो ऐसे पुल कर रहे हैं. सो दैट्स हाउ द नेट फोर्स विल बिकम. ठीक है ना? दैट्स हाउ. सो मैं आस्क्ड कि सीपीटी के आंसर की. हाँ ठीक है, मैं आज आंसर के दे दूंगा. ठीक है ना? सो दैट यू कैन एनालाइज इन द वीकेंड एंड देन वी कैन आल्सो डिस्कस इट. The CPT was not very difficult to me, so therefore I don't think not many questions will be there which will be doubtful, but फिर भी डिस्कस कर लेंगे. अगर जरूरत पड़ेगा तो मैं आज की दे दूंगा. ठीक है? चलो. What I was saying was a little different. I mean, I was talking about bubbles. तो ये जो एयर बबल्स होते हैं, देखना ऐसे से फ्लोट करते हैं. तो एक काम करना, कभी मौका मिले तो ऐसे करके ब्लो कर दो. तो कई सारे बबल्स ब्लो कर दो, बहुत सारे. तो ऐसे में देखना पता क्या होगा. कभी कभी, I mean, it's a little rare thing, but then definitely will happen if you are a little patient. I mean, और वो है कि ऐसे दो बबल घूम रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं all, and then sometimes you will see them coming together. When they come together, you will see they tend to not form one single bubble, but tend to join like this. This is what generally happens. I mean, तो ऐसे में मेरा एक सवाल है. सपोज मैं कहता हूँ कि एक बड़ा बबल है, मान, ठीक है, और एक ऐसे बबल है. तो ये एक छोटा बबल है. एक बड़ा बबल है, एक छोटा बबल है. ठीक है? अब देखना, जब ये इकट्ठे हो जाते हैं तो देखना उनकी जो बाउंड्री है ना, दे मर्ज इनटू वन. क्योंकि सरफेस एरिया को रिड्यूस करना चाहते हैं, तो दो सरफेस एरिया की जगह देखना एक कॉमन सरफेस एरिया होगा. अब मेरा सवाल सुनो. मेरा सवाल ये है कि जो कॉमन सरफेस होगा, that boundary common surface, will it be like this? Will it be like this? Will it be straight? Will it be like this? Or will it be like this? तो अगर मैं इनको नंबरिंग करूं, ठीक है ना, नंबरिंग करूं तो यानी ये हो गया 1, ये हो गया 2, स्ट्रेट वाला 3. ध्यान रखना, स्ट्रेट वाला 3, क्योंकि बहुत ज्यादा वो नहीं है. और फिर थोड़ा सा उस तरफ वाला 4, और इस तरफ वाला हो गया 5. तो I can also do a poll as well. वेटिंग चेक करना. हाँ, मैंने कर लिया. तुम्हारे 2 लॉगिन है क्या आज भी? यस सर. क्यों, क्या हो जाता है? Now the poll starts. Which one will be the common surface? Oh, interesting. सब में वोटिंग हुआ है वैसे. हो रहा है rather.
वैसे मैं तो आई थिंक उसमें फ्रीज कर गया हूँ। स्कूल में फ्रीज नहीं होता, पता नहीं यहाँ पे क्यों फ्रीज हो जाता है। या तो वहां पे मैं लैंडलाइन यूज करता हूँ तो शायद लैंडलाइन में फ्रीज ना करता हूँ, यहाँ पे वाईफाई से चल रहा है। चलो, इंटरेस्टिंग वोटिंग गोइंग ऑन। वेल 1 2 3 4 5 सब में वोट पड़ गया ऑलरेडी, लेकिन वोट कम पड़े हैं। 39 में से सिर्फ 26 वोट्स अभी पड़े हैं, यानी इलेक्शन ऑन। देखना जब भी इलेक्शन होता है ना तो अनाउंसमेंट होते रहते हैं कि 11 बजे तक कितने परसेंटेज वोटिंग हो चुका है। वो इलेक्शन के कुछ रूल्स है। फिर 2 बजे तक इतना वोटिंग परसेंटेज, फिर 3 बजे तक या 4 बजे तक इतना, 6 बजे तक इतना, एंड सो ऑन। तो राइट नाउ 30 people out of 39, so 9 people are still in sleep mode. नहीं, अब वो 7 हो गया, 32 ने पोल कर लिया। चलो, anyway, now it's finally time to announce the poll result. अब तो 33 भी हो गया। Should I wait for a few more seconds? Enticing. चलो, 33 बहुत है। Let me end the poll and now share the results. मैं ये नहीं कहूंगी कि सबको सेम वोट्स मिले हैं, बट एटलीस्ट सबको वोट्स मिले, दैट्स फॉर श्योर। ठीक है ना? तो अब देख सकते हो, आई थिंक, है ना, वोट का रिजल्ट। वन पे 3 वोट पड़ा है, 2 पे 6, 3 पे 12 सबसे ज्यादा है, 4 पे 9 और 5 पे 3 वोट्स पड़े। चलो, लेट अस स्टॉप शेयरिंग द रिजल्ट्स। यानी सबसे ज्यादा वोट जो पड़ा है वो है थर्ड वाले सरफेस पे, यानी थर्ड वाला मतलब स्ट्रेट लाइन हो गया, और सेकेंड वाले पे 6 वोट है, ठीक है, और पहले वाले पे भी है 3 वोट। चलो, एनीवे, before I set into this particular question, I mean, let me ask another question, and that is, देखो, हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो इकोनॉमिक्स में बताया जाता है कि इकोनॉमिक सिस्टम्स इंडिया में ऐसे है, आई मीन इंडिया में नहीं, वर्ल्ड ओवर रादर, सिस्टम ही ऐसे है कि इट इज स्लाइटली एंटी पुअर। मतलब सिस्टम ही ऐसे है कि द रिच बिकम्स रिचर एंड द पुअर बिकम्स पुअर, क्योंकि स्टार्टिंग ही अलग है। मतलब अब लाइफ का स्टार्टिंग अगर एक जने अलग पॉइंट पे करता है, दूसरा अलग पॉइंट पे करता है, तो जनरली चांसेस ज्यादा है कि रिच विल बी ऑलवेज अहेड ऑफ द पुअर। आई मीन, you must be knowing, I mean, crores of Indians have to earn at the age of 10-12 only. ऐसे भी करोड़ों लोग हैं, करोड़ों बच्चे हैं रादर, जिनको 10-12 साल की उम्र में अर्निंग स्टार्ट करना पड़ता है, because they don't have family support and all. So therefore you can easily understand how much of tough time they have. So you can easily understand, I mean. So therefore keeping that in mind, I mean, the rich has an advantage क्योंकि उनको तो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन बड़े-बड़े यूनिवर्सिटीज में हो जाते हैं, because they have money to back them up and so on. So that's how unfair life is. यानी इकोनॉमिक थ्योरी कहता है कि जो बड़ा है वो और बड़ा हो जाता है, जो छोटा है वो जनरली छोटा ही रह जाता है या तो और छोटा हो जाता है। दिस इज व्हाट इकोनॉमिक थ्योरी सेज। ठीक है ना? तो लेट्स सी व्हाट सम इज 99%। अब क्या करें? ठीक है ना? लेट्स सी व्हाट फिजिक्स सेज। सपोज मैंने एक अमीर बबल बनाया, तो अमीर का स्पेलिंग क्या होना चाहिए? पता नहीं, हिंदी तो मैंने बहुत साल लिखा ही नहीं है। ये अ हो गया, म मुझे आता याद है, आई डोंट नो। सर इंग्लिश में लिख दो। इंग्लिश में कैसे लिखे? AMMER, अमीर। बड़ी क्या आएगी मेरे ख्याल से, छोटी ही नहीं आती। बड़ी की मान बड़ी लगेंगे? अच्छा, बड़ी लगेंगे, चलो देख लो। पहले अमीर लिख दिया, अमीर। अच्छा चलो, कोई बात नहीं। अच्छा, कि ये आ हो गया, आ तो ठीक है ना? नहीं सर, सही है। और बस ठीक, बहुत है, बस छोड़ दो। अच्छा देखो, एक अमीर हो गया और एक गरीब हो गया। अब मैं गरीब को तो बिल्कुल हिंदी में नहीं लिखूंगा। फिर एक्सपोज हो जाऊंगा कि हिंदी बहुत कम आता है। ठीक है ना? मतलब लिखना कम आता है। एक अमीर बबल और एक गरीब बबल है, और उनको मैंने क्या किया, एक पतले से एक पाइप से जोड़ दिया।
ठीक है, what will happen? Will it act according to economic principles? यानी अमीर और अमीर हो जाएंगे और गरीब हो जाएंगे, या they will tend to become equal and the movement of air will happen, gas or air, whatever it is, will happen till like this becomes smaller and this becomes bigger, and so that they in the end become equal. What do you feel? I can do another poll, but another. Rich, chalo. You know, when you say rich and poor, वो और ज्यादा contrasting अच्छा लगता है in Hindi. I mean अमीर and गरीब. So that's all. ओम पाटेकर से rich लिख देते, अमीर लिखने की क्यों कोशिश कर रहे हो? चलो, anyway, so in this what will happen? Will the rich become richer and poor become poorer? Yeah, they will all both become equal. What do you feel? Okay, Krish says कि नहीं, okay, Dhruv Sharma says कि बड़ा वाला बड़ा हो जाएगा. Garv Makkar says नहीं, they will become equal. Om Pathak says कि they will become equal. So we have a lot of emotional people out here. Anusha says they will tend to become equal. Harshit also equal. Parth Bansal equal. Krish Nagar अब आंसर चेंज कर दिया लग रहा है, बड़ा वाला इक्वल हो जाएगा, सॉरी बड़ा वाला और ज्यादा हो जाएगा. देवव्रत सेज कि हम तो डेमोक्रेसी जैसे करेंगे. चलो, देहम सेज कि नहीं, बड़ा वाला और बड़ा हो जाएगा, and that's right. Actually, it will act like economics only, and that is the bigger bubble will become even bigger, and the smaller will start collapsing. और ये movement of air तब तक होता रहेगा जब तक ये पूरा ही कोलैप्स ना कर. और ये देखना कॉरेस्पॉन्डिंग इसका सारा एयर उधर आ जाएगा और ये बड़ा हो जाएगा. Now you might say, why does it happen? Very simple logic. The logic is that इसके अंदर का प्रेशर क्या होगा? Pi is equal to P naught, that is outside pressure अगर P naught है, plus 4T by, क्योंकि बबल है, 4T by R. तो मान लो इसका रेडियस R है. अब देखो इसके अंदर का प्रेशर में स्मॉल r छोटा है, इसके वाले में स्मॉल r कम है, तो यानी क्या होगा? प्रेशर ज्यादा होगा. सी, लॉजिक इज वेरी क्लियर. क्योंकि इसका रेडियस छोटा है, कम है, तो इसका प्रेशर ज्यादा होगा, और इसका रेडियस ज्यादा है, कैपिटल R. So therefore the inside pressure will be here. P inside will be P naught plus 4T by capital R. So obviously from the radius difference we can see that this is a smaller radius, this is a larger radius. So therefore इस छोटे वाले का अंदर का प्रेशर ज्यादा होगा. और एयर का मूवमेंट कैसे होता है ना, पानी का मूवमेंट कैसे होता है हायर ऑल्टीट्यूड से लोअर ऑल्टीट्यूड, ये पानी का मूवमेंट होता है. एक्चुअली देखा जाए तो उसको भी अगर इंटरप्रेट करोगे तो इट इज बिकॉज ऑफ प्रेशर और डिफरेंस ओनली. क्योंकि ऑल्टीट्यूड ज्यादा होगा ना पानी का, तो यानी उसका प्रेशर ज्यादा होगा, और जिस तरफ ऑल्टीट्यूड कम है तो यानी वहां पे प्रेशर कम है. तो therefore movement of liquids and gases are exclusively decided by pressure and pressure alone. ठीक है ना? तो therefore here also because this is higher pressure because radius is smaller. ठीक है ना? अगर मैं इसको P1 लिख देता हूं, let's say P1 और इसको P2, तो obviously P1 will be greater than P2. So therefore the movement of air will be from smaller bubble to the larger bubble. In fact, you know what will happen? मान लो थोड़ा सा एयर मूव कर गया, तो in that case क्या होगा? कोलैप्स करेगा थोड़ा सा, तो maybe the bubble will become smaller and this will become slightly larger, slightly. जैसे ये होगा तो इसका रेडियस बढ़ गया, तो यानी P2 का वैल्यू क्या होगा ना, कम हो जाएगा. रेडियस बढ़ गया ना, तो P2 का वैल्यू कम हो जाएगा, और इसका रेडियस कम हो गया, तो यानी P1 का वैल्यू और ज्यादा बढ़ जाएगा. यानी जितना इसका साइज छोटा होता जाएगा ना, उसका अंदर प्रेशर और ज्यादा बढ़ता जाएगा और उसका घटता जाएगा. So actually the pressure differential will go on increasing rather than equalizing. So therefore शुरू में जिस रेट से हवा उस तरफ जा रहा था because of the pressure differential है, वो रेट एक्चुअली बढ़ेगा with time. तो देखो बस तो कोई बहुत ज्यादा टाइम के लिए तो एक्टिव रहेगा नहीं, it will squeeze within few seconds, but उस सेकंड्स के अंदर भी अगर देखोगे तो जगह जैसे मान लो 5 सेकंड में स्क्वीज कर गया सपोज टोटली, तो देखना शुरू के सेकंड में जो एयर फ्लो का रेट होगा, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ प्रेशर द वेलोसिटी में the velocity with which the air will moving, तो शुरू में थोड़ा ज्यादा होगा, शुरू में थोड़ा कम होगा और बाद में वो बढ़ जाएगा. So therefore the collapsing of this bubble will be somewhat like this. जैसे मान लो ये है, तो ऐसे करके मान लो यूं इनिशियली धीरे धीरे कोलैप्स कर रहा था, और बाद में देखना एकदम से कोलैप्स कर जाएगा. मतलब शुरू में धीरे धीरे कोलैप्स कर रहा था, बाद में देखना एकदम से कोलैप्स कर जाएगा. So that's what the thing will happen.
चलो anyway, this has given an insight into something, and that is try to understand, had these two radius been the same, थोड़ा इसको रियलाइज करो, अगर दोनों का रेडियस सेम होता, इन दैट केस दोनों का अंदर का प्रेशर भी सेम होता। तो अगर अंदर का प्रेशर दोनों तरफ सेम होता है, इन दैट केस मेनिस्कस क्या होता, या मेनिस्कस यानी जो सरफेस होता वो क्या हो जाता, फ्लैट हो जाता, क्योंकि प्रेशर डिफरेंस ही नहीं है, और प्रेशर डिफरेंस की वजह से ही तो कर्वेचर क्रिएट होता है या नहीं। तो देयरफॉर लेट्स नाउ मेक इट अ क्वेश्चन आल्सो। सपोज इसका रेडियस है 4r और इसका रेडियस है सपोज 3r, and I'm asking you the common radius of these meniscus, whichever these surfaces, whichever is the true one. तो which is the true one, थोड़ा सोचो। देखो ये वाला जो मेनिस्कस था, ये वाला जो ब्लैक वाला सर्कल था, छोटे वाले का देख रहा हूं मैं, ब्लैक वाला सर्कल तब था जब बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर था। ये ब्लैक वाला जो सर्कल है, ये वाला जो 1 और 2 के बीच में, वो तो तब था ना जब बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, लेकिन अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो नहीं है कम से कम। क्यों? क्योंकि इसके अंदर का जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेयर से ज्यादा होगा, तो यानी ये दबेगा थोड़ा सा। और अगर इसका रेडियस और इसका रेडियस सेम होता ना, तो ये दब के बीच में आ जाता, वो भी ऐसे कोलैप्स करके बीच में आ जाता दोनों, और दोनों फ्लैट सरफेस हो जाते अगर रेडियस सेम होता। बट क्योंकि इसके रेडियस थोड़ा कम है तो प्रेशर थोड़ा ज्यादा है, तो देयरफॉर ब्लैक वाला नहीं हो पा रहा क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा है, तो दबेगा और फ्लैट तक नहीं पहुंच पाएगा। यानी 2 is the correct answer. First of all, what is the correct answer? The correct answer in this case is 2. वोटिंग वाला चला गया क्या? अभी भी है। 2 के लिए 6 वोट पड़ा था और 3 के लिए 12 वोट पड़ा था। चलो ठीक है, इट वाज अ लिटिल स्मॉल माइनॉरिटी, बट एनीवे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब क्या होगा देखो, जो कॉमन सरफेस बनेगा ये वाला, ये 2 बनेगा पहली बात। अब ये जो रेडियस होगा वो किस तरीके से होगा? वी नो दैट डेल्टा P, that is the pressure difference, will be equal to 4T upon radius. This is what happens. This is the mathematics of it. अब प्रेशर डिफरेंस क्या है? मैं इसका प्रेशर क्या है? मैं P0 plus 4T by 3R, ये हो गया। इसका प्रेशर क्या है? P0 plus 4T by 4R. This is a pressure difference. That will lead to that curvature formed. I mean, curvature is formed because of pressure difference. I've already told you. That's the result. ठीक है? तो 40 तो कैंसिल हो जाएगा, यानी 1 by 3R minus 1 by 4R is equal to 1 upon R. So I think R will be equal to 12R. अच्छा एक चीज और देखो जरा, वो जो मैं कह रहा था ना कि फ्लैट सरफेस कब होगा, अगर मान लो दोनों का रेडियस सेम हो जाए तो यानी ये दोनों सेम हो जाएंगे, तो यानी ये 0 आ जाएगा, तो यानी 40 by small r 0 हो जाएगा। तो 40 by small r 0 कब होता है? जब स्मॉल r इक्वल टू इनफाइनाइट। स्मॉल r इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है? फ्लैट सरफेस। यानी अगर दोनों का रेडियस सेम होगा तब जाके ये थर्ड वाला सरफेस क्रिएट होगा। दैट इज द पॉइंट, अगर रेडियस दोनों तरफ सेम होगा तो, ठीक है ना। That's how. Aryan has also asked one more question, and that is Krish has in fact made a comment also, and that is rate of flow will increase. You are right. वही मैं comment कर रहा था, ठीक है। Aryan has asked, in the end pressure will tend to be infinity in the right bubble. That is also right. तभी तो मैंने बोला ना कि इसका अंदर का प्रेशर बढ़ता जाएगा, है ना, क्योंकि छोटा होता जा रहा है, और एंड में जो है ना, जो जब रेडियस एकदम कोलैप्स कर जाएगा 0, बट वो अलग बात है कि 0 तो हो नहीं पाएगा क्योंकि इसका पाइप का रेडियस ही कुछ है, तो उससे नीचे तो बबल का रेडियस नहीं जा सकता, तो therefore it won't collapse to 0 and therefore the pressure won't be infinity. But yes, if this pipe is theoretically very thin, then the pressure will tend to become very large. Infinity of course I won't say, but very large. लेकिन इसमें एक दूसरा दिक्कत भी है जो कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, एंड दैट इज एक बबल का जो मटेरियल होता है उसके पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कैपेसिटी होता है टू विथस्टैंड एंड टू विथहोल्ड प्रेशर। तो अगर मान लो बबल का प्रेशर अंदर से बहुत ज्यादा हो जाता है ना, in that case it won't be able to withstand that much of pressure, so it might burst also. So that's a secondary phenomenon. तो यानी हम लोग ये assume कर रहे हैं कि burst नहीं कर रहे हैं all those things, but it's more complex than what we are reading. तो जैसे जैसे कोलैप्स करेगा ना, तो इसका टेंडेंसी बर्स्टिंग की तरफ भी एक होगा,
So maybe after it crosses a certain radius, it might also tend to burst. So these are different aspects. I mean, though we don't need to go into that because we are not concerned with that. But just to give an idea that in this case, the radius will be equal to 12 times capital R. ठीक है, जो common radius बनेगा. Fine. चलो, I think let's end the discussion. This was an important discussion. आगे कल को अगर कभी कुछ एनालिसिस करना होता है ना, तो this is a good thing to understand कि कम रेडियस पे क्या होता है और ज्यादा रेडियस पे क्या होता है. ठीक है. So I think let's now end the discussion on this topic, and that is fluid statics. Let's now introduce dynamics into the picture. In fact, fluid dynamics. Sir. हाँ बोलो. सर एक बात पूछनी थी कि सर वो अगर किसी क्यूबॉइडल बॉक्स को पानी में डालें और वो सरफेस पे बिल्कुल नीचे हो तो उस पे बाउंड फोर्स नहीं लगती ना? क्यूबॉइडल? हाँ. पानी के बिल्कुल नीचे मतलब डूबा हुआ है, मतलब नीचे सबसे, मतलब सरफेस पे, जहाँ कंटेनर के नीचे वाले सरफेस पे. हाँ, उसमें उल्टा कुछ और भी होता है. दैट इज नीचे फोर्स लगेगी. हाँ, मैं बता देता हूँ. मैं काम करता हूँ, मैं ना एक क्वेश्चन दे देता हूँ तुमको, ये समझ में आ जाएगा उससे ज्यादा. सपोज आई से दैट देयर इज अ सिलेंडर. ठीक है. एंड द बेस ऑफ द सिलेंडर and the base of the container are perfect flat surfaces. Mind my words. Perfect flat surfaces. ठीक है. चलो. Suppose I say that the density of the cylinder is suppose कुछ ले लो, मतलब चलो एक काम करो, जनरली कर लो. इसका डेंसिटी 3 रो है और ये जो लिक्विड है इसका डेंसिटी रो है. इसका हाइट दे रखा है सपोज 4h और इसका हाइट सपोज दे रखा है h. मैंने क्या किया, यहाँ पे एक हुक टाइप का बांध के एक धागे से इसको अब मैं पुल करूंगा. तो क्वेश्चन इज फाइंड आउट द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल अप द सिलेंडर टू स्टार्ट टू पुल अप द. I don't know how the language is, but I hope you are getting the point that I am trying to ask. कि इसको मिनिमम फोर्स क्या देना पड़ेगा सो दैट तुम इसको उठाना स्टार्ट कर सको. ठीक है. Once you have lifted it up, then there might be acceleration, all those things. That's a different matter. But इसको उठाने के लिए, शुरू करने के लिए कितना मिनिमम फोर्स देना पड़ेगा? Mind you, I have already used a very important language, and that is the base of the cylinder as well as the base of the container are. अच्छा, इसका रेडियस आर भी है. रेडियस आर भी, ठीक है ना. The base of the cylinder as well as the container are perfect smooth surfaces. ठीक है. अच्छा, in the meanwhile another comment has come, and there is one question, that is वो जो बबल मैंने ड्रॉ किया था ना, बड़ा और छोटा वाला. तो what he is saying is that क्या लेफ्ट वाला बबल, मतलब जो बड़ा वाला बबल है, वो भी बर्स्ट कर सकता है? The answer is yes, and the reason is different. Now you might say, इसके लिए तो आपने बताया कि प्रेशर बढ़ जाएगा, तो प्रेशर बहुत ज्यादा बबल का मटेरियल विथस्टैंड नहीं कर सकता, वो रीजन है. तो उसका रीजन थोड़ा अलग है, पर वो भी बर्स्ट कर सकता है. आई एग्री कि उसका प्रेशर धीरे धीरे कम होता जा रहा है, पर उसके बर्स्टिंग का रीजन दूसरा है कि जैसे जैसे बबल थोड़ा थोड़ा करके बड़ा हो जाता है, तो जो थिकनेस ऑफ द बबल है वो कम होता जाएगा. है या नहीं? आई होप यू आर गेटिंग इट. क्योंकि देखो, मान लो ये बबल है और मान लो इसका थिकनेस t है. थोड़ा सोचो इसको जरा. आई नो दिस t इज वेरी स्मॉल, तो इसके जो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल है वो क्या होगा? 4 पाई r स्क्वायर इंटू t, अगर इसका रेडियस r है. अब मान लो ये बढ़ जाता है और उसका रेडियस हो जाता है r डैश, कुछ ऐसे ही r डैश. तो दिस हैज टू बी इक्वल टू व्हाट? 4 पाई r डैश स्क्वायर इंटू t डैश. तो t डैश हैज टू रिड्यूस, यानी इसके बबल का जो थिकनेस है वो कम होता जा रहा है. तो ऑब्वियसली बबल जितना पतला सा होगा, थिकनेस कम होगा, उतना उसका मजबूती कम होगा. तो देयरफॉर बर्स्टिंग का जहां तक बात है, दोनों में ही टेंडेंसी होगा. ये वाला बर्स्टिंग का टेंडेंसी होगा बिकॉज ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रेशर, और उस वाले का बर्स्टिंग का टेंडेंसी होगा बिकॉज ऑफ डिक्रीज ऑफ थिकनेस ऑफ द मटेरियल, व्हिच इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द बबल. इफ द बबल इज थिक, इट इज स्लाइटली स्ट्रॉन्गर. इफ द बबल इज थिन, इट इज स्लाइटली वीकर. तो दोनों तरफ है. मतलब अब कौन सा चीज पहले प्ले आउट होंगे एंड ऑल, आई डोंट नो, दैट इज प्योरली मैथमेटिक्स.
बट यस एज फार एज फिजिक्स इज कंसर्न दोनों फिनोमेना इकट्ठे हैं, ठीक है ना। चलो एनीवे लेट्स मूव ऑन। एक क्वेश्चन आ गया, दैट इज Aditya Mathur has given the first answer, and that is 6 pi r square rho g. Aryan has given 3h rho g into 1 plus pi r square. बेटे Aryan एक चीज बताओ, तुम्हारा आंसर डायमेंशनली गलत नहीं हो जाएगा? 1 plus pi r square कैसे ऐड करो, है ना, सोचो जरा। Okay, Krish has also given 6 pi r square rho gh. चलो ठीक है। एक्चुअली पता क्या हो गया, इस बार ना इस सिस्टम पे बुएंट फोर्स नहीं लग पाएगा, क्योंकि याद करके देखो बुएंट फोर्स का रीजन क्या था। बुएंट फोर्स का रीजन ये था कि साइड वाला तो कैंसिल होता है ऐसे करके, और ऊपर वाला कम फोर्स देता है और नीचे वाला ज्यादा फोर्स देता है, तब ना बुएंट फोर्स क्रिएट होता है। पर मैंने इसलिए बोला ना कि दोनों परफेक्टली फ्लैट सरफेसेस, यानी कि ये एकदम समझ लो कि इसके साथ चिपक गया, तो यानी इसके नीचे अब लिक्विड जा ही नहीं पाएगा, यानी ये फोर्स अब कट ऑफ हो गया, ये फोर्स अब कट ऑफ हो गया। साइड वाला फोर्स वर्टिकल पे तो कम वो नहीं करेगा, कंट्रीब्यूट करेगा नहीं, तो ऊपर वाला जो फोर्स आएगा ये एक आएगा और इसका जो वेट आएगा, तो इन दोनों को ओवरकम करके तब जाके तुम इसको पुल कर पाओगे, ठीक है। सो दैट वुड बी लाइक नॉर्मल रिएक्शन भी तो आएगा। हाँ तो मिनिमम फोर्स तो जब तुम पुल करना स्टार्ट करोगे तब तो नॉर्मल जीरो हो गया ना, तो इसलिए नॉर्मल तो नहीं लेंगे ना। जैसे अभी अगर देखोगे तो नॉर्मल कितना है ना, वेट प्लस दिस फोर्स। अब जैसे ही तुम धीरे धीरे पुलिंग फोर्स बढ़ाते रहोगे तो देखना यहाँ पे जो नॉर्मल है वो घटता जाए। आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड द डायनेमिक्स ऑफ इट। और एक स्टेज आएगा जब जस्ट तुम पुल करने वाले हो, ठीक है ना, और उस समय फोर्स कितना चाहिए, सो दैट वी आर कैलकुलेटिंग दैट। तो पाई आर स्क्वायर है ना इनटू प्रेशर। प्रेशर अब क्या होगा ना, ये h है तो 4h है तो 3h, ये हो गया 3h rho g इज द प्रेशर, और पाई आर स्क्वायर ये हो गया ऊपर वाला। और वेट, वेट क्या होगा, पाई आर स्क्वायर है ना इनटू h वॉल्यूम, और इसका डेंसिटी 3 रो है तो 3 रो इनटू g, तो 3 इनटू रो g, तो 3 ऐड होकर 6 हो गया, तो 6 इज द करेक्ट आंसर। 6 पाई r square h rho g. So that is the minimum force required to pull. In fact, इसके साथ एक और क्वेश्चन भी हो सकता है, is that just after pulling, if I apply the same force, what will be the acceleration? उस समय क्या हो जाएगा ना, इस पे थोड़ा सा बुएंट फोर्स का मदद मिल जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि मैं तो पुल कर रहा हूँ 6 पाई r square h rho g से, और इसका वेट हो गया 3 पाई r square h rho g, तो यानी एक एक्सेलरेशन आ जाएगा ऊपर की तरफ। So that's how it is going to happen, ठीक है ना। तो वो भी अगर चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, नाउ आंसर says I forgot to multiply pressure with area. अच्छा तुमने सिर्फ प्रेशर ले लिया, इसलिए एक टर्म में प्रेशर रह गया, एक टर्म में, ठीक है कोई बात। सर अगर फ्लैट सरफेस नहीं हुआ तो, ये अगर फ्लैट सरफेस नहीं हो तो इन दैट केस तो देखो पानी नीचे आ जाना चाहिए, बस कितना भी आ जाए, छोटा सा भी एरिया पे आ जाए कोई दिक्कत नहीं, मतलब थिन फिल्म भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं, तो फिर तो बुएंट फोर्स वो हो जाएगा। इन दैट केस तो आंसर हो जाएगा फिर हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर एच रो जी, क्योंकि इसका वेट हो गया 3 पाई आर स्क्वायर एच रो जी, और जो बुएंट फोर्स होगा वो तो रो वाला हो जाएगा, तो ये फिर 3 रो ना की जगह अब तुम कर दोगे इसको पाई आर स्क्वायर एच इंटू रो जी। अब ये हो जाएगा इसका फोर्स रिक्वायर्ड, मतलब दिस माइनस दिस, यानी 2 पाई आर स्क्वायर। मतलब अगर मान लो यहाँ पे अगर थोड़ा सा भी गैप छोड़ दो, हल्का सा भी गैप छोड़ दो, तो देन द मिनिमम फोर्स टू स्टार्ट हो जाएगा माइनस करके, तो यानी 2 पाई आर स्क्वायर एच रो जी हो जाएगा। और अगर गैप नहीं छोड़ोगे तो इन दैट केस 6 पाई आर स्क्वायर एच रो जी हो जाएगा। दैट्स द पॉइंट, ठीक है ना। चलो, सो लाइक लेट्स मूव ऑन नाउ। आई होप यू गॉट द डिस्कशन, आई मीन crux of the discussion rather. So anyway, as I was saying that we were about to start with the dynamics. I mean, before we start with dynamics, one important point is that liquids are considered and really also to be incompressible. Now, I know I am contradicting myself a little bit because we have talked about compression of liquids. In fact, we talked about bulk modulus, which is about compression of liquids due to pressure. But you know what? Bulk modulus is extremely high. That's because the volume reduction due to compression is extremely low.
to be negligible for real purposes actually. ठीक है ना? So therefore it won't matter much, and hence we take a liquid to be almost incompressible. Incompressible का मतलब ये कि उसका वॉल्यूम हम रिडक्शन सब्सटैंशियली नहीं कर सकते, और जितना कर सकते हैं वो नेग्लिजिबल. सो फॉरगेट अबाउट दैट. ऐसे में क्या होगा कि सपोज एक पाइप के थ्रू लिक्विड फ्लो कर रहा है, ठीक है, पाइप के थ्रू, और उसके पाइप का एरिया है सपोज क्रॉस सेक्शन एरिया सपोज ए. Let's say in a very small time dt, let's say the liquid profile is here, and then after some dt it has moved on by a small distance, suppose dx. So in that case, what is the volume movement in that time? The a into dx. So what is the volume flow rate then? Then if we come to the first conclusion, that is volume flow rate. So volume flow rate क्या होगा ना, a dx, and if this has happened in a very small interval of dt, तो ये हो जाएगा dx upon dt, and that is nothing but the velocity with which the liquid is flowing, so it will be equal to a into v. This is called as volume flow rate of a liquid through a pipe. ठीक है. अच्छा, अब क्योंकि liquids are because the liquids are incompressible, so therefore let's say if the pipe is variable, मान लो पाइप मोटे पतले हैं ऐसे कुछ, I mean I don't think we'll get a pipe like this, but whatever, मानने में क्या जाता है, और इसका एरिया मान लो A1 है, और यहाँ पे मान लो V1 है, और कहीं पे मान लो एरिया A2 है, और यहाँ पे एरिया V2. So as I said, the volume flow rate has to be the same. तो यानी यहाँ का वॉल्यूम फ्लो रेट हो गया A1 V1 और वहां का हो गया A2 V2. तो therefore for a pipe of variable cross section, देखो वेरिएबल क्रॉस सेक्शन ऐसे नहीं होता है रियल लाइफ में. रियल लाइफ में ऐसे होगा शायद कि ऐसे हो गया, फिर पाइप ऐसे हो गया, ये तो होता है, ऐसे होता है, ये बड़ा हो गया, छोटा हो गया, सो सो लाइक दिस हैपेंस एंड दिस हैपेंस बिकॉज जैसे आई एम श्योर देखा होगा आजकल तो फरीदाबाद में बहुत जगह खुदाई हो गया है टू ले अंडरग्राउंड पाइप्स एंड आल्सो फॉर ड्रेनेज एंड ऑल. अच्छी बात है, ये बहुत पहले होना चाहिए था, बट वो अब हो रहा है. मैं जब पहली बार दिल्ली में आया था तो हमारे जो लोकेलिटी है उसके आसपास जो है ना यू नो पाइप्स ले डाउन हो रहा था, एंड दे वर ह्यूज पाइप्स. मतलब मुझे अभी भी याद है कि जब वो खुदाई करते थे और कई बार हम लोग उसके बगल में से जाते थे, कई बार हम लोग वॉकिंग करके भी जाते थे, तो मुझे भी डर लगता था ऐसे अंदर झांकने में. लगता था अरे बाप रे, गिर जाऊंगा तो यहाँ तो बिल्कुल इंस्टेंट डेथ है, इतना डीप तक गड्ढा खोदे थे. और जो Now I will use a sentence, you may or may not believe it, but अगर नेट पे सर्च करो तो तुम ऑथेंटिकेट कर सकते हो. The pipes were so huge, the pipes were so big, I can almost guarantee कि उसके अंदर जैसे मारुति कार थोड़ा छोटा होता है, आई एम श्योर एक मारुति कार उसके अंदर से जा सकता है. इतने बड़े बड़े पाइप्स लेट डाउन किया गया. पर हम लोगों के घर में क्या वो पाइप्स है? नहीं है. तो यानी कहीं ना कहीं वो बड़े पाइप से छोटा और छोटा होते होते हमारे घरों में नल में छोटे छोटे पाइप से यूज किया जाता है. तो देखो पाइप के डायमीटर्स बदलता रहता है. और ये जो मैंने भी बोला ना कि इतने बड़े बड़े पाइप्स थे कि उसके अंदर एक मारुति कार चल सकता है, छोटा वाला, नॉट दैट बड़ा वाला एंड ऑल, बट यू माइट वेरीफाई इट विद द नेट आल्सो. ठीक है ना? आई एम श्योर इट विल बी ट्रू आल्सो. आई मीन ऑब्वियसली मैं तो आई एस्टिमेट से बोल रहा हूँ, बट आई एम रीजनेबली श्योर कि वो सही होगा. ठीक है ना? तो वॉल्यूम फ्लो रेट इज दिस. तो वेरिएबल क्रॉस सेक्शन में क्या होगा, A1 V1 is equal to A2 V2. अब इसका साइंटिस्टों ने एक नाम भी दे दिया, and that is called as equation of continuity. अच्छा, आजकल देखो लोगों के गार्डनिंग वार्डनिंग का, ओके, देव हैज आस्क्ड कि what is the reason for volume flow rate being the same. I said ना वो incompressible liquids, because the liquids are incompressible, तो जितना वॉल्यूम यहाँ से फ्लो करके जा रहा है उतना ही वॉल्यूम आगे भी फ्लो करना पड़ेगा. क्योंकि अगर मान लो कहीं ज्यादा और कहीं कम है, यानी कहीं ना कहीं कंप्रेस या कहीं ना कहीं लिक्विड एक्सपैंड हो रहा है, तभी पॉसिबल है. बट लिक्विड इनकम्प्रेसिबल है, यानी जितना यहाँ से जा रहा है उतना यहाँ से जाएगा, उतना यहाँ से जाएगा, उतना यहाँ से जाएगा पर सेकेंड. तो अगर कहीं पे ज्यादा एरिया हो जाएगा तो वहां पे लिक्विड स्लो हो जाएगा, और कहीं पे अगर कम एरिया हो जाएगा तो लिक्विड फास्ट होगा. But that's what I was about to come to as a practical experience of it. I'm sure those who have a garden, or have the luxury of a garden, I mean, आजकल flats के जमाना है,
जैसे मैं भी फ्लैट में ही रहता हूँ, बट इन माई होम टाउन, आई मीन विच इज दुर्गापुर, आई हैव टोल्ड यू फ्यू टाइम्स, वहां पे हम लोग का एक घर है, उसको मैं लॉक एंड की में रखता हूँ, जाता हूँ साल में 2-3 बार और लॉक खोलता हूँ, सारा सफाई वफाई करता हूँ. I will tell you the only attraction that I have with that home house, and that's why I've still kept it, and I spend a lot of money on that, and that is the 2 gardens that I have. So there's one garden outside and there's one garden inside. तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है. like go and tend all the plants या जो भी है. हमने एक माली भी रखा है जो कि करता रहता है काम वाम, तो हम जाते हैं तो अच्छा लगता है. थोड़ा बहुत झाड़ियां वाड़ियां भी हो जाता है, सफाई वफाई करना पड़ता है, बट इट्स गुड. जब हम उस पानी प्लांट्स को वाटर करते हैं, लाइक वाटरिंग द प्लांट्स, व्हाट डू वी टेक अ पाइप. मैं जब बहुत छोटा था तब तो मुझे याद है कि मैं बाल्टी से करता था, बाल्टी से पानी लेके आता था, फिर मग में डालते थे, बट नाउ दैट इज नॉट एनीमोर फीजिबल, सो लाइक वी हैव अ पाइप. अब पाइप में जब हम लोग पानी डालते हैं तो वी जस्ट होल्ड द पाइप एंड द वाटर नेचुरली फॉल्स, सो नो इश्यूज विद दैट. लेकिन क्या प्रॉब्लम होता है कि बाय डिफॉल्ट तो वी आर ऑल वेरी हार्ड वर्किंग नेचर, है या नहीं? तो गार्डन के हर कोने में जाके पानी डालना होता है, तो कई बार वो बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कई बार पौधे छोटे छोटे होते हैं, तो पाइप को घसीट के ले जाओगे तो पौधे खराब हो जाते हैं. तो व्हाट डू वी डू देन? फिर हम क्या करते हैं? फिर हम पाइप का गला दबा देते हैं. यही ना करते हैं, गला दबा देते हैं, तो क्या होता है, जो पानी यहीं पे गिर रहा था वो थोड़ा सा और जेट के तरह आगे निकल जाता है, तो थोड़ा दूर जो है प्लांट्स है उसको भी वाटर कर सकते हैं हम लोग, विदाउट डिस्टर्बिंग मे बी टेंडर प्लांट्स इन बिटवीन एंड सो ऑन. So what I'm trying to say is that what did we do? We just reduced the area of cross section. तो उससे क्या हो गया ना, AV is the water flow rate, वॉल्यूम फ्लो रेट है. तो हमने उसके गला को दबा दिया, तो उसके माउथ का एरिया छोटा हो गया. एरिया छोटा होते ही क्या हो गया, कम होते ही क्या हो गया ना, वेलोसिटी बढ़. So therefore the jet which was going and dropping like this will now go and drop probably 3-4 meters ahead. That's what we need. कोई हम लोगों के पास कोई बहुत बड़ा गार्डन तो है नहीं. We have medium-sized gardens and all. That's what we can afford to, because of the huge population density and therefore the pressure on land. So therefore, what are we doing practically? We are reducing area to increase the velocity, and that's very common actually. But yes, that is also truth कि अगर area बढ़ा दोगे तो velocity कम हो जाएगा. So that's what this equation suggests. For example, मैं एक question दे देता हूँ straight away. Suppose I say that there is a pipe which is a variable cross section, and the variable cross sections are as follows. ठीक है? Suppose इसका रेडियस है 3, इसका रेडियस है r, 3r, I mean इसका r है, और सपोज इसका रेडियस 2r है. तो v1, v2 और v3. So what is the ratio of v1, v2 and v3? Quickly. Krish has asked accelerating fluids नहीं करेंगे? हाँ करेंगे. अभी पहले लिक्विड्स को यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलने दो, फिर एक्सेलरेशन भी कराएंगे एक एक करके. सिर्फ एक्सेलरेशन नहीं, रोटेटिंग फ्लूइड भी तो करना है, जिसमें वो पैराबोला शेप होता है. सब करेंगे आराम आराम से. Okay, Dhruv has given the answer, and that is 1:3:2. Om Pathak has given 1:9:4. Bhappya has given 2:6:3. Dhruv has now changed the answer to 1/9, 1:1/4. चलो ठीक है. Okay, Aditya Mathur 2:6:3, Sania 4:36:9, Aryan 4:36:9. It seems that now people have calculated once more, जो 4:36:9 वाले हैं. यही लग रहा है ना. लेकिन एक चीज बताओ, कुछ लोगों ने आंसर दिया 1:something, कुछ सबसे पहले आंसर क्या आ रहा था? अब तो सबका सही आ रहा लग रहा है मुझे. पहले आया था 1:3:2, ध्रुव ने दिए थे, बट आई थिंक यू मस्ट हैव रियलाइज्ड कि उसमें गलती है. क्यों? क्योंकि 1:3:2 वैसे लॉजिकली तो ठीक ही है कि इसका स्पीड कम होना चाहिए, इसका स्पीड सबसे ज्यादा और इसका स्पीड सब मीडियम. तो 1:3:2 वैसे तो ठीक है, बट उसमें वो स्क्वायरिंग नहीं दिख रहा है, तो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा. चलो एनीवे, तो व्हाट वी कैन ओनली से इज दैट, क्योंकि इसके एरिया रेशियो हो जाएगा 9:1:4, यानी 9v1 है ना इज इक्वल टू 1v2, 1 into v2 is equal to 4 into v3. a1 v1, a2 v2, a3 v3. Let's call it as k. So v1 is to v2 is to v3 क्या हो जाएगा ना, k by 9.
k by 1 and k by 4, यानी 1 by 9, 1 by 1, 1 by 4. I think we should multiply by 36 to get the answer. That's right. यानी हो जाएगा equal to 4:36:9. ठीक है ना? Simple stuff. There is nothing unusual अभी. अच्छा, एक और चीज याद करके देखो, मैंने एक बार बताया था, is that कि नल में से जब पानी गिरता है तो वो ऑटोमेटिकली स्लिमर हो जाता है. हमें पता है कि जैसे कोई पाइप में से अगर पानी गिरता है इस तरीके से तो देखो ऑटोमेटिक स्लिम हो जाता है ना. दिस इज व्हाट वी सी. तो स्लिम क्यों होता है ना? इंटरेस्टिंगली दैट इज आल्सो बिकॉज ऑफ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. अब याद करके देखो, शायद मैंने ये सवाल बहुत पहले पूछा था और कई लोगों ने इसके आंसर नहीं उस समय दिए थे या नहीं दिए थे मुझे याद नहीं आ रहा. ठीक है ना? एकदम स्टार्टिंग में पूछा था, याद करके देखो. फिर मैंने उस समय बोला था कि इसका डिस्कशन हम लोग कभी और करेंगे. एक बिल्ली वाला क्वेश्चन भी दिया था उसके कुछ अच्छे आंसर्स भी आए थे. बाद में मुझे कुछ लोगों ने पर्सनली भी मैसेज किए थे आंसर्स एंड ऑल. अब किस किस ने किया था इतना याद तो नहीं आ रहा. शायद एक आदित्य माथुर ने एक आंसर भेजे थे अच्छा, और शायद एक क्रिश या अरियंत किसी ने भी भेजे थे शायद. एनीवे चलो, अब तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. दैट वाज लाइक लॉन्ग बैक. उसका भी आंसर देना है, बट उसका आंसर थोड़ा और बाद में पढ़ के देंगे. मतलब जो टॉपिक आएंगे तब देंगे. आज हम उसका आंसर कर रहे हैं कि स्लिम कितना होता है और क्यों होता है. क्यों का तो जवाब ऑलरेडी मिल चुका होगा कि यहाँ पे जब पानी निकलता है तो उसका एरिया ज्यादा है. क्यों होता है? क्योंकि उसका वेलोसिटी उस समय कम होता है. एज द लिक्विड फॉल्स द वेलोसिटी इंक्रीजेस एंड देयरबाय द रेडियस डिक्रीजेस. क्यों? क्योंकि एरिया घटाना पड़ेगा, क्योंकि लिक्विड का जो फ्लो है वो तो कांस्टेंट होगा. यहाँ से इस सेक्शन के थ्रू लिक्विड फ्लो रेट, 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 they have to remain the same. So therefore that is what happens. Now I have a question, and that is, अगर initial speed u है और अगर radius r है तो तुमको बताना है कि height h नीचे इसका radius क्या होगा. So basically you have to find out r at any depth h या height h, जैसे भी करना चाहो, ऊपर से अगर नीचे आते हो. Now it's easy, isn't it? Because we are going to straight away use equation of continuity. I'm just quickly writing the answer myself. In the meanwhile, you can start and attempt the answer. Find out the radius at point which is h meters below the starting point. ठीक है? वो अलग बात है कि देखना तुम प्रैक्टिकली अगर देखोगे तो देखना, अगर तुम वाटर मतलब जो नल होता है अगर खोलोगे तो देखना थोड़ी देर के लिए ये बड़े स्मूथ से एक लेयर बनता है और उसके बाद देखना डिस्टर्ब हो जाता है. लाइक दैट्स अनदर टॉपिक, वी विल डिस्कस दैट आल्सो. यानी ऐसे होता है, देखना ऐसे करके, ठीक है, और उसके बाद देखना ऐसे हो जाता है. तो ये जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो. दिस इज कॉल्ड एज टर्बुलेंट फ्लो एंड दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रीमलाइन फ्लो. तो ये जो हम लोग इक्वेशन लिख रहे हैं ना, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, दैट इज ओनली वैलिड फॉर स्ट्रीमलाइन फ्लो यानी लैमिनार फ्लो. और इस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो. बिखर के गिरता है, देखना अजीब सा उसका वो प्रोफाइलिंग बन जाता है. सो द इक्वेशन इज नो मोर वैलिड देयर. ठीक है ना? क्योंकि वहां पे डिस्टर्ब हो जाता है. वॉल्यूम फ्लो रेट इज वैलिड, बट यू कैन नॉट यूज द इक्वेशन डायरेक्टली बिकॉज द थिंग हैज गॉट डिस्टर्ब्ड. हाँ, यहां तक इक्वेशन यूज कर सकते हो अगर ये नल है. ठीक है? चलो एनीवे, तो A1 V1, तो A1 हो गया पाई r स्क्वायर, V1 इज इक्वल टू A2 यानी पाई आर एच स्क्वायर इंटू V2, यहाँ का V2. अब यहाँ का V2 क्या होगा ना? अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस 2gh. तो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस 2gh. सो देयरफॉर पाई तो चलो कैंसिल हो गया. देयरफॉर RH विल बी इक्वल टू R इंटू अंडर रूट ऑफ U बाय अंडर रूट ऑफ U square plus 2gh. That's the answer. ठीक है? और अगर चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, R बाई, है ना, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 2gh बाई U स्क्वायर. ये सब अपने आप कर लेना जैसे भी. So this is the R at any depth h या height h या h meters below the starting point. ठीक है? I think Aryant, Aditya and
बस 2 ही जनों ने तो आंसर ऑलरेडी दे दिया, तो आई थिंक दिस इज रीजनेबली इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। ओके, लेट्स मूव ऑन नाउ। दैट वाज अबाउट वॉल्यूम फ्लो रेट। तो यानी अभी हमने कंक्लूजन ये किए थे कि वॉल्यूम फ्लो रेट इज इक्वल टू ए इंटू वी। नाउ वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इज मास। ध्यान से सुनना, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इज मास। तो मास फ्लो रेट क्या हो जाएगा? वॉल्यूम फ्लो रेट इंटू डेंसिटी। जैसे वॉल्यूम इंटू डेंसिटी अगर मास होता है तो मास फ्लो रेट क्या होगा? वॉल्यूम फ्लो रेट इंटू डेंसिटी। सो देयरफॉर वी हैव समथिंग कॉल्ड एज मास फ्लो रेट। मास फ्लो रेट क्या होगा फिर ना? ए वी रो। इनफैक्ट सुनो, लिक्विड्स इनकम्प्रेसिबल होने के कारण क्या होता है? A1 V1 इज A2 V2 इज A3 V3 इज A4 V4 एंड सो ऑन, अगर लिक्विड कंटिन्यूअसली फ्लो कर रहा है तो। बट गैसेस में ये यूज होता है। तो अगर मान लो स्टेडी फ्लो इन गैसेस अगर हो रहा है, क्योंकि गैसेस के साथ प्रॉब्लम क्या है ना, गैसेस का डेंसिटी भी बदल सकता है। लेकिन अगर स्टेडी फ्लो हो रहा है, स्टेडी फ्लो मतलब होता है जब पैरामीटर्स किसी एक जगह का बदल नहीं रहा, स्टेडी हो चुका है। तो ऐसे केसेस में स्टेडी फ्लो इन गैसेस में हम लोग यूज करते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी स्लाइटली डिफरेंट। तो यानी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन केस ऑफ स्टेडी फ्लो इन गैसेस, ध्यान रखना ये स्टेडी वर्ड ध्यान रखना, मैंने फ्लो इन गैसेस नहीं बोला, आई हैव नॉट सेड फ्लो इन गैसेस, आई सेड स्टेडी फ्लो इन गैसेस। तो क्या होगा? एक बार हाँ वो मैंने कर दिया। A1 V1 रो 1 इज इक्वल टू A2 V2 रो एंड ऑब्वियसली एंड सो ऑन। तो मान लो अगर कोई गैस ऐसे फ्लो करके जा रहा है ऐसे करके, और यहाँ पे A1 है ना, यहाँ पे कुछ A2 इस तरीके से एंड देन V1, और यहाँ पे डेंसिटी भी रो 1 होगा, यहाँ पे V2, यहाँ पे डेंसिटी रो 2 एंड सो ऑन। तो इन दैट केस गैसेस के लिए जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होता है वो होता है A1 V1 रो 1 इज इक्वल टू A2 V2 रो। ध्यान रखना, ठीक है। ओके, in fact suppose I say for a gas, let's say there are two pipes and there's a merging here, suppose, ठीक है। okay, now let us say यहाँ पे गैस आ रहा है with a density 2 रो और इसका रेडियस है 3r, ठीक है, और वेलोसिटी है सपोज 2v, और यहां से जा रहा है सपोज डेंसिटी रो, वेलोसिटी v एंड रेडियस सपोज 2r, ठीक है। तो तुमको बताना है कि यहां का वेलोसिटी फाइंड करना है, इसका रेडियस दिया हुआ है सपोज r, ठीक है, r, और डेंसिटी है सपोज 3 रो। फाइंड आउट द वेलोसिटी हियर, फाइंड आउट द वेलोसिटी। तो अब देखो डायरेक्टली A1 V1 रो 1 और वो सब तो नहीं रख पाएगा, लेकिन एक चीज है कि अगर कहीं पे मर्जिंग हो रहा है 2 3 4 5 10 पाइप्स के, तो कुछ पाइप्स में से देखना गैसेस एंटर करेंगे और कुछ पाइप्स में गैसेस एग्जिट करेंगे। तो टोटल वॉल्यूम नहीं बोलना, ध्यान रखना, टोटल मास फ्लो रेट ऑफ द एंट्री हैज टू बी इक्वल टू टोटल मास फ्लो रेट ऑफ द एग्जिट अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशंस। सो मैं बता ही देता हूं पहले दैट सपोज देयर इज अ स्टेडी स्टेट कंडीशन। नाउ यू माइट से ये बार-बार आप स्टेडी स्टेट क्यों कह रहे हो ना। मैं एक एग्जांपल देता हूं। हम लोग कभी कभी देखना बैलून फुलाते हैं वो क्या बोलते हैं पंप से। अब बताओ पिस्टन से, मतलब पिस्टन को जब तुम मूव कर रहे हो, ठीक है ना, पिस्टन को जब मूव कर रहे हो तो इन दैट केस वहां पे तो गैस का फ्लो हो रहा है, लेकिन एग्जिट तो कहीं पे भी नहीं हो रहा भाई। एंट्री तो हो रहा, गैस का एंट्री तो हो रहा बिकॉज ऑफ द पिस्टन, बट एग्जिट तो कहीं पे भी नहीं हो रहा। तो अगर मैं बोलूंगा कि एंट्री का मास फ्लो रेट इज इक्वल टू एग्जिट का मास फ्लो रेट, तो एग्जिट तो है ही नहीं बैलून में। बैलून में तो सारा गैसेस स्टक अप हो गया।
है ना, दैट इज बिकॉज इट इज अनस्टेडी स्टेट, इट इज अनस्टेडी स्टेट। देखो बैलून का स्टेडी स्टेट थोड़ी है, देखो वॉल्यूम ऐसे 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 ऐसे, तो इज इट स्टेडी स्टेट? ऑब्वियसली नो। स्टेडी स्टेट का मतलब होता है किसी एक जगह का पैरामीटर फिक्स हो जाए, दैट इज स्टेडी स्टेट। बट बैलून में फिक्स नहीं है, बैलून का जो एयर का डेंसिटी है वो बढ़ता जाता है विथ टाइम, जितना तुम उसको फुलाते रहते हो, जितना उसका वॉल्यूम बढ़ता है ना, उतना उसका प्रेशर अंदर बढ़ता जाता है, डेंसिटी बढ़ता रहता है। सो बैलून कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ स्टेडी स्टेट। सो देयरफॉर ऐसे नहीं कि हर जगह स्टेडी स्टेट होता है, नेचुरली स्टेडी स्टेट बताएंगे तो ही हम उसको एज्यूम करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो, व्हाट इज द आंसर? आदित्य मधुर इज द फर्स्ट वन। सोम हैज आस्क्ड कि वो जो अपने एंगल बना है उससे कोई मतलब है? उससे कोई मतलब, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आदित्य हैज गिवन द आंसर 32/3v आउटवर्ड्स। आर्यन सेज कि नॉट पॉसिबल। नहीं, नॉट पॉसिबल मत बोलो। देखो अगर मैं पूछूंगा हाउ फास्ट इज इट मूविंग अपवर्ड्स और पता चला एक्चुअल में डाउनवर्ड्स जा रहा है, तो मैं बोलूंगा माइनस। हाउ फास्ट इज इट मूविंग अपवर्ड्स? -2 मीटर पर सेकंड, जबकि एक्चुअली पता चला वो 2 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड्स जा रहा है। बट क्योंकि अपवर्ड्स पूछा है तो मैं आंसर -2 दूंगा। ये तो नहीं कर सकता अरे आप इम्पॉसिबल है, ऐसे आंसर नहीं दे सकता, माइनस आंसर, नॉट एन इशू। 32/3 कईयों का आंसर आ गया। हर्षित, अरियंत, क्रिश, देवव्रत has given answer 10/3। चलो, anyway, I think it's not a very difficult question। इसका एरिया हो गया 9a और इसका 4a और इसका a, तो a1 v1 रो 1, तो a v रो, तो 9 2 2 इज इक्वल टू, नहीं, प्लस a मतलब 1 v 3v प्लस 3v इज इक्वल टू, ठीक है, वो एक्चुअली मैं शॉर्ट लिख रहा हूं, मतलब 3v के टर्म्स में वो v का न्यूमेरिकल पैरामीटर आ जाएगा, मतलब ऐसे ही लिख दिया, मतलब जो आंसर है उसको मैं v से लिख दूंगा, v के टर्म्स। और गोइंग आउट कितना हो गया? 4 2 8 v रो, तो यानी 8 ये आ रहा है, तो यानी 9 2 18 to 36 minus 8। कैलकुलेशन मिस्टेक किया क्या? अच्छा सॉरी, ये 4 होगा, ठीक है 4 होगा, ठीक है, वही आ रहा है। तो यानी v इज इक्वल टू -32/3 आ रहा है। ऑब्वियसली v तो जोड़ना ही है, मतलब इसको v डैश टाइप का लिख दूंगा अगर तो -32/3v आ रहा है। यानी इंस्टेड ऑफ going in, it is actually coming out, ठीक है ना। So it is coming out with a velocity of -32/3v, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के ऊपर, बट स्लाइटली डिफरेंट, ठीक है ना। चलो, so that was about your finding out or solving question based on volume flow rate, also mass flow rate। अब आते हैं मोमेंटम रिलेटेड, क्योंकि देखो अगर वॉल्यूम फ्लो रेट, जिसको हम कैपिटल V डॉट कहते हैं, इज इक्वल टू AV, तो मास फ्लो रेट यानी m डॉट इज इक्वल टू AV रो, ठीक है। अब जरा सोचो, सपोज एक वॉल है और उसमें पानी का जेट ऐसे जाके हिट करता है और वहीं पे रुक जाता है, तो क्या होगा? सपोज गिर जाता है, यानी इट इज सिमिलर टू अ सिचुएशन वेयर आई एम सपोज अ प्लेयर, देयर इज अ बॉल कमिंग एंड आई कैच इट, ठीक है। In that case, what am I doing? I am applying some force and that reduces the momentum. That is what is happening. तो अगर मान लो मास फ्लो रेट ये होता है, तो मास को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करो तो मोमेंटम आता है। मास इनटू वेलोसिटी इज मोमेंटम। तो मास फ्लो रेट इनटू वेलोसिटी इज व्हाट? मोमेंटम रेट। नाउ व्हाट इज रेट ऑफ मोमेंटम? यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, that is nothing but force. So therefore, if a liquid hits a wall and stops then and there, then the force that the liquid is experiencing and in turn giving to the wall is what? Rate of change of momentum, that is P dot, so that is F is equal to a v square rho, with a caveat. Now what is that caveat? Caveat is that, देखो दो तरीके से हो सकते हैं, एक बॉल आया और मैंने यूं पकड़ ली तो मैंने मोमेंटम को 0 करा दिया, बट ये भी तो हो सकता है कि बॉल आया और मैंने बैट से उसको उतने ही वेलोसिटी से वापस भेज दिया, तब तो ट्वाइस का मोमेंटम चेंज हो जाएगा।
बट देन यू माइट से लिक्विड में ऐसे कैसे हो सकता है? लिक्विड में अगर वॉल ऐसे बनाओगे तब तो शायद नहीं हो पाएगा, बिकॉज द लिक्विड डज नॉट हैव दैट रिजिडिटी, दैट विल हिट एंड कम बैक। लेकिन उसका मैं सिचुएशन बनवा सकता हूँ। कैसे? सपोज व्हाट आई डू इज दैट आई मेक ए कर्व्ड वॉल एंड हैव अ पाइप लाइक दिस। आई मीन थोड़ा सा डायग्राम ठीक से बना लेना आपने। एंड लेट्स से दिस अटैच्ड टू अ वॉल, सो दिस इज अ वॉल काइंड ऑफ, और एक पाइप लगा दिया वॉल के साथ अटैच, या जैसे भी हो, इट्स अप टू यू टू विजुअलाइज। और एक लिक्विड का जेट यूं आया, ठीक है, और वो लिक्विड का जेट यहां से ऐसे वापस आ गया ऐसे करके। अब बताओ, वी वेलोसिटी से आया और वी वेलोसिटी से जाएगा, तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर रेडियस सेम रखूंगा मैं तो वी वेलोसिटी से आएंगे, तो वी वेलोसिटी से जाना इज सम काइंड ऑफ मजबूरी, यही होना पड़ेगा। So therefore in this case the velocity is changing twice. One, it has become zero, effectively zero, and then coming back also. So therefore इस केस में जो force associated होगा वो होगा 2 AV square rho. That's how it is different. Now tell me the force experienced by this pipe. Tell me, if this is suppose the radius r, this is also radius r, okay, coming with the velocity v and liquid density rho, find out force F vector on the pipe. Force experienced by the pipe. Krish has asked कि अगर मान लो गैसेस में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम हो तो क्या डेंसिटी सेम होगा? वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा ना। हो सकता है कि वेलोसिटी थोड़ा तेज हो और डेंसिटी थोड़ा कम हो, ये भी तो पॉसिबल है ना। एरिया सेम है बट वेलोसिटी थोड़ा ज्यादा और डेंसिटी कम, या वेलोसिटी थोड़ा कम डेंसिटी ज्यादा, ये भी तो पॉसिबल है, क्योंकि गैसेस में डेंसिटी भी वेरी कर सकता है। तो ए वी रो कांस्टेंट होता है, तो जस्ट बिकॉज कि ए दोनों जगह कांस्टेंट है डज नॉट मीन कि वी भी कांस्टेंट। और अगर बाई चांस है तो फिर कंक्लूजन होगा कि डेंसिटी भी सेम होगा। मान लो दो जगह के बीच में कंपेयर कर रहा हूं, इसका एरिया सेम है और बाई चांस वेलोसिटी भी सेम है, तो यानी डेंसिटी भी सेम होगा। पर अगर मान लो एरिया सिर्फ सेम है और अब मैं पूछ रहा हूं बताओ जरा वेलोसिटी क्या है, दैट आई कैन नॉट कमेंट। लिक्विड हो तो आई कैन कमेंट कि वेलोसिटी सेम होगा एरिया सेम होने से। गैसेस में आई कैन नॉट कमेंट, क्योंकि एक पॉसिबिलिटी है कि वेलोसिटी ज्यादा डेंसिटी कम या वाइस वर्सा। ठीक है, चलो okay, Aryan has given the answer and that is they have asked कि रो क्या सिर्फ गैसेस में लेंगे ना। देखो अगर मास फ्लो रेट पूछा तब तो वो गैस हो या लिक्विड हो डेंसिटी तो आएगा ही, ए वी रो। बट अगर मान लो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यूज करना है गैसेस में, तब तो डेंसिटी लेना ही पड़ेगा, विदाउट डेंसिटी तुम नहीं ले सकते। ठीक है, तो जैसे इस वाले क्वेश्चन में हम रो ले रहे हैं तो इसमें लिक्विड है गैस है? नहीं ये जो हमने लिया था ये तो खैर लिक्विड का, क्योंकि गैसेस में तो कुछ भी हो सकता है ना। गैसेस में तो लाइक इट्स नॉट नेसेसरी दैट द गैस हैज टू स्टॉप डेड देयर। अगर मान लो गैस का एक वो करते हो तो इन दैट केस कुछ भी हो सकता है, इट कैन इवन रिटर्न बाय अ स्मॉल वेलोसिटी आल्सो। तो हम लोग अभी जो फिलहाल कर रहे हैं वो लिक्विड के लिए कर रहे हैं, सो दैट इट हैज अ डेड स्टॉप, क्योंकि अदरवाइज फिर फार्मूला ए वी स्क्वायर रो नहीं हो पाएगा। डेड स्टॉप का मतलब क्या, तो पूरा मोमेंटम उसने ट्रांसफर कर दिया और मोमेंटम उसने खत्म, तभी तो वो वहीं गिर गया, तो वो लिक्विड के लिए हो गया ए वी स्क्वायर। और वो जो दूसरा दिया था जिसमें पाइप से निकला वो भी लिक्विड ही लिया था मैंने, कि यूं गया और वापस आ गया, तो यानी क्या होगा, डबल चेंज हो गया, यानी वो बैट वाला केस हो गया कि माइनस एमवी से आया और एमवी से गया, तो चेंज ऑफ मोमेंटम ट्वाइस एमवी हो गया, तो इन दैट केस फोर्स भी डबल हो गया क्योंकि सेम टाइम पे हो रहा है, तो लाइक एवी स्क्वायर रो सॉरी ट्वाइस एवी स्क्वायर रो। इस केस में क्या होगा, now this case what is happening is that this liquid is what hitting the pipe and then doing a dead stop in the horizontal direction, but in return this liquid is also being pushed out like this, so therefore pipe पे force क्या लगेगा ना, pipe पे एक force ऐसे लगेगा ये dead stop की, और इस liquid को उधर धक्का मारा, यानी in return इधर, यानी this is how the force of the pipe will be। देखो अगर वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा, क्योंकि मैंने वेक्टर फॉर्म दिया, वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो ए वी स्क्वायर रो आई कैप माइनस जे कैप, ये आएगा। गॉट इट, ए वी स्क्वायर रो
I cap minus G cap. That will be the force experienced by the pipe. या force on the pipe. लेकिन इसमें ये भी है force on water jet. तो फिर उल्टा कर देना, यानी is equal to AV square rho into A की जगह वो pi r square वगैरह वो तो अपने आप कर लेना, but I'm just giving you the answer. तो यानी minus I cap plus J cap. देखो minus I cap इसलिए क्योंकि इसके मोमेंटम I cap के अलोंग था और वो खत्म कर दिया, यानी पानी को माइनस आई कैप में फोर्स मिला होगा, तभी तो उसका आई कैप का मोमेंटम खत्म हो गया। और पानी के पास जे कैप का मोमेंटम था ही नहीं, पर वो भी पाइप ने समझ लो कि क्रिएट करा दिया, तो यानी पानी पे जे कैप का फोर्स मिल रहा है, तो पानी पे इसलिए माइनस आई कैप प्लस जे कैप, और पाइप में उल्टा आई कैप माइनस जे कैप। आफ्टर ऑल, इफ आई कंसीडर दिस टू एज अ सिस्टम, देन द नेट फोर्स हैज टू बी जीरो, सो दैट्स हाउ द नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है ना? चलो, they have asked माइनस जे क्यों, तो मैंने आंसर कर दिया माइनस जे। आई होप दैट्स ओके, अगर नहीं है तो पूछ लो। ठीक है, चलो, with that we come to the end of the discussion of forces on this pipe and other cases. I mean, there's a little more to study on these forces, I mean, which we will do tomorrow and discuss on some interesting aspects of this force in real life also. ठीक है, so we will discuss that tomorrow. हाँ, curved pipe. Aryant is the right has asked the right question, that is क्या हम कल curved pipe discuss करेंगे? बिल्कुल। देखो, अभी तो हमने एक straight discuss किया और एक बिल्कुल perpendicular, बट अगर मान लो ऐसे कर्वेचर होगा तो क्या करेंगे, है ना, जो कि मान लो सम एंगल टाइप का कुछ हो, तो we'll discuss that tomorrow. ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, फिर we'll carry on tomorrow. ठीक है, थैंक यू सर। ओके बेटे, हैव अ गुड डे। Thank you and have a good day. Well, should I take one last question from Aryant? And that is, in the previous question, why didn't we consider any direction? Previous question, previous मतलब ये वाला बता रहे हो? इसमें डायरेक्शन तो लिया है ना, तभी तो आई कैप जे का। पाइप वाला मेरे ख्याल से जो कर्व पाइप था उसका बोल रहा हूं। कर्व वाला पाइप में भी डायरेक्शन था ना, वो एक्चुअली हमने मैग्नीट्यूड लिखा, बट अगर मान लो तुम वो जो पाइप वाला था उसमें अगर देखोगे फोर्स ऑन पाइप, तो फोर्स ऑन पाइप होगा ट्वाइस आई कैप, मतलब ट्वाइस एवी स्क्वायर रो आई कैप, और ऑन वाटर अगर देखोगे तो वाटर का देखो आई कैप के अलग मोमेंटम था और वो सारा खत्म होके माइनस आई कैप के अलग बन गया, तो फोर्स ऑन वाटर होगा माइनस 2 एवी स्क्वायर रो आई कैप और फोर्स ऑन पाइप हो जाएगा 2 एवी स्क्वायर रो आई कैप। पिछले बार भी डायरेक्शन था, हमने हाईलाइट नहीं किया, थोड़ा सा वो अलग बात है। हर क्वेश्चन में हर चीज तो हाईलाइट नहीं करेंगे, है ना, जरूरी भी नहीं है, एक एक करके एस्पेक्ट सीखना होता है। तो पहले हमने देखा कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालना, अब यहाँ पे डायरेक्शन वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि इसमें तो दो डायरेक्शंस हो रहे हैं, so that's why I took up the direction in this question and the magnitude aspect in the previous one. ठीक है, चलो, I think that's more than sufficient today. We are already beyond time, next class भी है। चलो, okay बेटे।